Hello everyone, this is Sarika. I am here with the new chapter. The name of the chapter is algebraic expression. So ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। इन्हें डिस्कस करने पर हम चैप्टर्स की जो भी पॉइंट होंगे वो हम और कॉन्सेप्ट होंगे उन्हें हम समझेंगे, जिससे हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ईजी लगने लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now as the name suggested, algebraic expression. Name क्या दिया हुआ है? Algebraic expression. So what are the expression? So suppose let us x प्लस 4, अगर हमें यहाँ पर कंसीडर द x प्लस 4 इस टाइप का कुछ लिखा हुआ आए, तो हमें जो ये दिख रहा है कि x प्लस 4 हो गया, देन 4x प्लस 2y प्लस 3, इस तरीके से कुछ अगर हमें लिखे हुए मिलते हैं, कुछ भी वेरिएबल्स हो गए या एक्सप्रेशंस हो गए या कुछ भी कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो इसमें हमें ये जो दिख रहा है दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। इससे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशंस बोलते हैं। सो एक्सप्रेशंस मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, किसी भी टर्म का कॉम्बिनेशन कर देना क्या कहलाता है? आपका एक्सप्रेशंस कहलाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्म विथ मतलब वेरियस ऑपरेशंस, जिसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस इन सब का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्रेशंस कहलाता है। अब जब हमने एक्सप्रेशन का यूज़ किया तो अब हम बात करेंगे, इसके लिए हमें कुछ मतलब टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो अगर मैं बात करूँ टर्म्स की, तो टर्म्स क्या होता है? तो टर्म्स बहुत सारे होते हैं। जैसे हमें दिख रहा है कि 4x प्लस 2y प्लस 3 इस तरीके से राइट है यदि, तो टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द, अगर मैं इसको एक एग्जांपल से लेकर चलूँ तो कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस xy प्लस 2y। सो दैट वी अब हम इसके बारे में डिस्कस करना है। तो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन बाय फॉर्मिंग सेपरेट एक्सप्रेशन। अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है, तो इज फॉर्म बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स, then 2x is formed by the 2 into x multiplication of the 2 into x, then xy is also obtained by x into y, and the 2y is also obtained by the multiplication of 2 into y। तो इस तरीके से मैंने देखा तो all these expression are connected by mathematical operations. All these expression are connecting by mathematical operation to form a single algebraic expression बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि ये सारी जो algebraic expression है ये कनेक्ट हो रही हैं आपस में, और ये सब मिलकर हमें क्या बना रही है? एक्स स्क्वायर 2x प्लस xy प्लस 2y बना रही हैं। सो दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो छोटे छोटे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। सो वी कैन से दैट कि इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स आर द एलिमेंट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। तो हमने ये टर्म्स पढ़ लिया, हमने इसके बारे में क्या पढ़ा? ये हमारी क्या हो गई? टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टर्म्स क्या कहलाती है हमारी, जो छोटे छोटे एडिशन, सब्ट्रैक्शन को मिलाकर जो वेरिएबल्स हम राइट करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? टर्म्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि in an algebraic expression terms are the element separated by प्लस और माइनस साइन। ठीक है, ये हो गया आपका टर्म्स। ठीक है, क्या कहलाया? टर्म्स क्या कहलाया कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टर्म्स आर द एलिमेंट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, और साथ ही साथ टर्म्स जो होता है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन साइन इंक्लूड करते हैं कि जब हम किसी भी 2 वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें वो टर्म्स मिल जाता है। अब बात करें हम सबसे पहले, अभी हमने टर्म्स क्लियर किया, अब हम बात करेंगे किसकी? वेरिएबल्स की। किसकी बात करेंगे? वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो जब हम वेरिएबल्स की बात करें सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरिएबल्स। अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनसे बेस्ड क्वेश्चन भी हमें आगे मिलने वाले हैं। तो
अभी हमने देखा कि एक्सप्रेशन क्या होता है, देन टर्म्स क्या होता है, उसके बाद हम आएंगे वेरिएबल्स में। सो वेरिएबल इज द किसी एक्सप्रेशन के बीच में जो भी अल्फ़ाबेटिकल मतलब जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है हमें कि x हो गया, y हो गया, तो दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं, और ये किसी भी टर्म्स में हो सकते हैं। तो लेट कंसीडर द एग्जाम्पल इज, सपोज द एग्जाम्पल इज 3x प्लस 4y प्लस 5, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जब मैं इसका मल्टीप्लाइंग कर रही हूँ प्रोडक्ट, तो 3 × x हो रहा है। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर x y ये अल्फाबेटिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है कि x y आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो x y z वेरिएबल्स आपका कुछ भी हो सकता है, x y z a b c d, कुछ भी आप अल्फाबेटिकल नोटेशंस को ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अब जो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो कुछ भी होती है, x = 1 2 3 4 5 6, या कुछ भी a = 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वो डिफाइन नहीं होती है। सो द वेरिएबल्स आर, यहाँ पर हमें क्या मिले, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्सेट्रा। अब टर्म भी हो गया हमारा, वेरिएबल्स भी हो गया। अब हम क्या चाहिए कि वी हैव कांस्टेंट। अब हमें आता है कांस्टेंट क्या कहलाता है। सो कांस्टेंट क्या कहलाता है हमारा। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट वैल्यू की। तो यहाँ पर हमने जब बात की कांस्टेंट वैल्यू की, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि इसी एग्जांपल पर चले अगर कि 3x फॉर एग्जांपल 3x + 4y + 5, ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। वेरिएबल्स आपके ऑलवेज चेंज हो सकते हैं बट द कांस्टेंट इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि 3x + 4y आर द वेरिएबल या लिटरल या वेरिएबल्स हम कुछ भी बोल सकते हैं। So 3x और 4y as the variable, but the 5 is still same। 5 आपका वैसे ही सेम है, तो 5 जो हमारा वो है वो क्या कहला रहा है, कांस्टेंट वैल्यू कहला रही है। और दीज आर वेरिएबल्स वैल्यू, जिसमें हम x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, y की वैल्यू भी हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो जब हमें किसी एक्सप्रेशन में कोई सिंगल वैल्यू दिखाई दे जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो वही हमारी क्या कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। तो इससे हमें समझ में आया कि कांस्टेंट हमारे स्टिल सेम रहते हैं बट द वेरिएबल्स आर हैव चेंज्ड, ऑलवेज चेंज। तो वेरिएबल्स जो हैं हमारे चेंज होते रहते हैं। तो हमने अभी पढ़ा टर्म्स, वेरिएबल और कांस्टेंट की कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अब हमारा होता है कि जैसे मैंने बताया भी कि टर्म जो होता है वो आपको होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेशंस होते हैं। फिर वेरिएबल्स आपके एक्सप्रेशंस को जो हम अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन राइट करते हैं, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। और कांस्टेंट वैल्यू जो आपकी सिंगल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वही आपकी जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स ऐड नहीं होता, वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। ओके, तो अब हमने टर्म्स की बात कर ली। टर्म्स को मैंने आपको बताया भी कि ये ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्स के साथ जुड़ा होता है, प्लस माइनस के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद आते हैं हम फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, क्या बात करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये जो हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है, ये फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले फैक्टर ऑफ टर्म की। इसको बात करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, इसके लिए हमें फैक्टर ऑफ टर्म्स जानना जरूरी है। इसमें हम पूरी एक्सप्रेशंस नहीं लेते, इसमें सिर्फ हम टर्म्स लेंगे कि लेट्स सपोज वी हैव एन एक्सप्रेशन, क्या है, 4x² + 2x + xy देन 2y + 3। इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर गिवन है। जब इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर गिवन होगी तो हम यहाँ पर क्या दिख सकता है कि भाई हमें इस पूरी एक्सप्रेशंस में हर टर्म्स में अलग अलग फैक्टर हैं। अब टर्म्स दिख रही है कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 4x² है, देन द नेक्स्ट टर्म क्या है, 2x है, थर्ड टर्म क्या है, xy है, इसके बाद फोर्थ टर्म क्या है आपकी 2y है, एंड द कांस्टेंट वैल्यू इज स्टिल, फिफ्थ टर्म क्या है आपकी 3 है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इस पूरी टर्म्स के जो इस पूरी एक्सप्रेशन में टर्म्स अलग अलग है। अब 4x हमें कैसे मिल रहा है कि मल्टीप्लाई
4x square is formed by multiplying the 4 into x square. अब x square is formed by x into x, तो हमें टोटल मिलाकर क्या मिला, कैसे बना हमारा 4x square कि मल्टीप्लाइंग 4 इंटू एक्स, इस तरीके से हमारा क्या बना 4x स्क्वायर. सेम एज हमें 2x कैसे मिला, 2x इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग 2 इंटू एक्स वाई कैसे मिला, एक्स वाई इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग x इंटू वाई, 2y कैसे मिला 2 इंटू वाई को, और जो 3 है वो 3 इंटू 1 करने से हमें मिल गया 3. तो हमने यहाँ पर देखा कि इस तरीके से ये जो हमारे एक्सप्रेशन है ये इस तरीके से हमें मिलते जा रहे हैं फैक्टर्स के रूप में. So we can present factor of the term with the help of factor tree. अब हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट ना करके हम इसकी इस एक्सप्रेशन की टर्म के फैक्टर को किस हिसाब से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, फैक्टर ट्री के हिसाब से प्रेजेंट कर सकते हैं. तो फैक्टर ट्री के लिए अगर मैं बात करूँ, मैं इसी एग्जांपल को लेकर चलती हूँ कि लेट्स कंसीडर दिस एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ 4x स्क्वायर. इस 4x स्क्वायर की टर्म्स को मैंने राइट किया. अब जब मैंने इस टर्म को राइट किया हुआ है कि इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म 4x is the product, 4x square is the product of 4 into x into जो हमारा x वाला टर्म है, ये किसका किसका टर्म है, x का है और x का, x मिलकर हमारे क्या बना रहे हैं, x स्क्वायर बना रहे हैं. तो हमें ये समझ में आ गया. अब जब मैंने देखा कि किस तरीके से मुझे फैक्टर मिला 4x स्क्वायर 4 इंटू एक्स के साथ, तो हेयर द 4 इज द न्यूमेरिकल फैक्टर. 4 जो है वो क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है. और जो हमारे एक्स स्क्वायर वगैरह है ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स बोले या लिटरल बोले, ये हमारे वेरिएबल फैक्टर है या लिटरल फैक्टर है. सो अब हम इसके बाद करते हैं, लेट अस रिप्रेजेंट ऑल द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग अ ट्री डायग्राम. जब हम ट्री डायग्राम बनाएंगे तो हम उसमें क्या करते हैं, सारे एक्सप्रेशन को हम इसी वाले क्वेश्चन को एक्सप्रेस करते हैं ट्री डायग्राम के थ्रू. तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है इसका एक 4x स्क्वायर एंड 2x प्लस xy प्लस 2y प्लस 3, इस तरीके से मैंने बनाया. अब मैंने यहाँ पर इसको ऐसे करके राइट कर दिया. ओके, सो द सॉलिड लाइन शोज द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये जो हमारी सॉलिड लाइन बनेगी ये क्या बताएगी, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताएगी. अब वी हैव टू राइट द टर्म्स, वन बाय वन टर्म्स राइट कीजिए. 4x स्क्वायर हो गया, देन द नेक्स्ट टर्म इज 2x, फिर अदर इज xy एंड अदर इज 2y, फिर इसके बाद लास्ट टर्म हमारी तो ऑलरेडी 3 दी हुई है. चलिए अब हम इसको राइट कर देते हैं. इसके बाद हमें क्या करना है, अब वी हैव एक्सप्रेस ऑल द फैक्टर्स, मतलब टर्म्स के फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं. तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 4x हमें किस प्रकार से मिल रहा है, मल्टीप्लाइंग 4 दैन x फिर एक और x, इस तरीके से हमें मिल रहा है. ठीक है ना. इसके बाद 2x कैसे मिल रहा है, 2x मल्टीप्लाइंग 2 इंटू एक्स. xy कैसे फॉर्म हो रहा है, x इंटू वाई. 2y कैसे फॉर्म हो रहा है, 2 इंटू वाई. एंड द 3 कैसे फॉर्म हो रहा है, 3 इंटू 1. तो यहाँ पर जो मेरी ये सॉलिड लाइन थी ये मेरे किसको बता रही थी, एक्सप्रेशंस की टर्म्स को बता रही थी. और बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दिया है सॉलिड. ये आपकी डॉटेड लाइन होनी चाहिए. ये आपकी डॉटेड लाइन किसको शो करेंगी, आपकी फैक्टर ऑफ द टर्म को शो करेंगी, आपकी ये डॉटेड लाइन शो करेंगी. सो वी कैन से द टर्म आर आ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर. हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारा ये फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि द टर्म आर ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर. अब हमने बात कर ली फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की भी बात कर ली. अब इसके बाद हम आते हैं कोफिशिएंट, जो कि न्यूमेरिक फैक्टर होते हैं. अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, हमारे न्यूमेरिक फैक्टर होते हैं. तो सपोज वी हैव टू कंसीडर द एग्जांपल. अब मैं यहाँ पर बात करूँगी कोफिशिएंट वैल्यू की. किसकी बात करूँगी,
कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म की बात करूंगी। अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। तो कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैं एक एक्सप्रेशन लेती हूँ 5x² प्लस 3xy प्लस 20y3। इसको मैं लेकर चलती हूँ, इस एक्सप्रेशन को एग्जाम्पल के रूप में। अब लेट अस राइट इट्स टर्म्स एंड फैक्टर यूजिंग अ फैक्टर ट्री। अब इसके टर्म के फैक्टर बनाइए सबसे पहले फैक्टर ट्री बनाकर। तो सबसे पहले हमने इसके टर्म्स को फैक्टराइज किया। ओके, टर्म क्या हो गया 5x², देन 3xy, लास्ट टर्म इज 20y3 और अदर इज, अगर मैं इसको ले लूँ यहाँ पर 2, तो ये हो गया लास्ट हमारी 2 हो गई। ओके, देन वी हैव टू राइट अब 5x² को हमें किस में करना है भाई, इसको फैक्टर ट्री बनाना है। तो ये हम कैसे मिला, फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग 5x, इसको फॉर्म करने पर मिला। ठीक है, 3xy कैसे मिला, मल्टीप्लाइंग 3xy, फिर 20y3 में से मिला 20y। मैंने आपको पहले भी बताया है कि द सॉलिड लाइन आर शोज द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द डॉटेड लाइन आर शोज द फैक्टर ऑफ ईच टर्म्स एंड द 2 इज ऑल्सो राइट, वी हैव ऑल्सो राइट 2 इज 2 1, ये हो गया हमारी टर्म्स राइट हो गई 2 और 1, 2 into 1। अब ये हमने क्या किया, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, हमने किसकी मदद से, ट्री डायग्राम की मदद से। तो कोफिशिएंट ऑफ अ फैक्टर और अ ग्रुप ऑफ फैक्टर ऑफ अ टर्म इज द पार्ट ऑफ द टर्म एक्सक्लूडिंग द फैक्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ फैक्टर्स। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ अ फैक्टर, किसी फैक्टर का कोफिशिएंट वैल्यू क्या कहलाता है, उस टर्म के जब हम पार्ट कर रहे होते हैं तो एक्सक्लूड करते हैं किसमें, न्यूमेरिक और वेरिएबल्स में। तो जब मैं न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रही होती हूँ तो वही हमारा कोफिशिएंट कहलाता है किसी भी टर्म्स का। सपोज कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द टर्म्स, इस टर्म्स में एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। देन इस टर्म में y का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, and the terms 3xy is 3y, the coefficient of x। अगर मैं बात करूं x का कोफिशिएंट निकालो इस पूरी टर्म्स में तो क्या कहलाएगा, ये मेरा 5 कहलाएगा x² वाली टर्म्स के लिए, x के लिए 5x कहलाएगा, दैन 3xy के लिए 3y कहलाएगा। फिर इसमें तो x है ही नहीं तो इसका कोई कोफिशिएंट ही नहीं होगा। अगर मैं y के कोफिशिएंट की बात करूं तो इसमें तो y वेरिएबल है ही नहीं, मतलब इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं। इसमें y वेरिएबल है तो मेरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसमें भी y वेरिएबल्स है मतलब क्या हो जाएगा, 20y² हो जाएगा। इस तरीके से मैं कोफिशिएंट वैल्यू बता सकती हूँ कि जो कोफिशिएंट वैल्यू होती है कि इज यूजुअली यूज्ड इन रेफरेंस विथ एन अरेबिक न्यूमेरिकल factor of a terms, we can say the numeric factor of the terms. This factor is also called the numeric coefficient of the term. ये जो हमें मिलते हैं ना 5, 3, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूमेरिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में बोलेगा कि न्यूमेरिक कोफिशिएंट बताइए x² का तो आपका 5 हो जाएगा, y³ का बताइए तो 20 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे बोलेगा 5x² में x का कोफिशिएंट बताइए तब आप क्या बताओगे, 5x बताओगे। इसका कोफिशिएंट हो जाएगा ये आपका 5x, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, y 20y³ में y का कोफिशिएंट बताओ तो क्या हो जाएगा आपका 20y³ में 20y², एक y हटा के बाकी के जो बचे हुए आपकी टर्म्स होंगी वो कहला जाएंगी आपके न्यूमेरिक कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट बोलेगा जैसा जैसा आपको तो आप उस हिसाब से कोफिशिएंट बता सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो भी हम न्यूमेरिक वैल्यू राइट करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म कहलाती है। तो वी कैन से दैट कि द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म इज ऑलवेज रिटन एज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ द टर्म। हमेशा आपकी जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट वैल्यू होती है वो किसी भी टर्म के फैक्टर में सबसे पहले राइट की जाती है। इसके बाद हम करते हैं कांस्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। मैं इसी एग्जांपल में आपको कांस्टेंट भी समझा दूंगी कि कंसीडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x² प्लस 3xy प्लस 20y³ प्लस 2। तो दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैज कितनी टर्म्स हैं आपको इसमें, 1 2 3 4 टर्म्स दिख रही हैं एंड द लास्ट टर्म्स इज 2। ये जो लास्ट वाली टर्म आपको दिख रही है क्या है, 2 है।
सो हैज नो एल्जेब्रिक फैक्टर, जिसके पास एक भी एल्जेब्रिक फैक्टर नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी राइट नहीं है इसके साथ में, तो इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म्स। यही जो आपकी वैल्यू कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, कांस्टेंट वैल्यू या कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कौन सी, जो न्यूमेरिक वैल्यू कहलाती है। तो वी कैन से दैट द टर्म विथ नो एल्जेब्रिक फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वी कैन से दैट कि किसी भी एल्जेब्रिक फैक्टर में यदि कोई भी वैल्यू ऐसी हो जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जिसके साथ कोई भी लिटरल या वेरिएबल्स फैक्टर ऐड ना हो, तो वो हमें क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अ टर्म्स की। तो अगेन वी लुक द सेम एग्जांपल, मैं इसी एग्जांपल को लेकर चलती हूँ कि 5x² प्लस 3xy प्लस 20y³ प्लस 2 में मैंने क्या देखा कि वी हैव स्टडीड अबाउट पावर्स एंड एक्सपोनेंट इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने पहले के चैप्टर में पावर और एक्सपोनेंट के बारे में बात की है। तो इन द टर्म्स 5x² टर्म्स की बात कर रही हूँ यदि मैं, तो द एक्सपोनेंट ऑफ द एल्जेब्रिक फैक्टर, इस एल्जेब्रिक फैक्टर के एक्सपोनेंट क्या है, x², मतलब x रेज टू द पावर 2 दी हुई है। अगर मैं इसी की बात करूं तो चलिए मैं यहाँ पर राइट भी कर देती हूँ कि द एग्जाम्पल इज 5x² प्लस 3xy, 5x² प्लस 3xy प्लस 20y³ प्लस 2। हम क्या बात कर रहे हैं अभी, डिग्री ऑफ द टर्म। हमने कांस्टेंट और कोफिशिएंट की बातें मतलब डिस्कस कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। अब हम डिग्री ऑफ अ टर्म की बात करें तो इन द टर्म्स 5x² में हमने देखा कि द एक्सपोनेंट ऑफ द एल्जेब्रिक फैक्टर, इस एल्जेब्रिक फैक्टर का वेरिएबल और लिटरल क्या दिख रहा है, एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है आपका, x है, इसके एक्सपोनेंट क्या है, x² है। तो हमें क्या मिला, x की पावर x रेज टू द पावर 2 मिल रहा है। एंड इन द टर्म, अब आपको यहाँ पर देखना है कि दूसरे वाले में आपने क्या देखा, यहाँ पर y वाले टर्म्स में आपने क्या देखा कि आपकी 20y³ में क्या देखा कि आपको जो फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक मतलब टर्म ऑफ एल्जेब्रिक फैक्टर क्या दी हुई है, उसकी पावर क्या दी हुई है, y रेज टू द पावर 3। तो y की पावर क्या दी हुई है, x इज 2 एंड y इज 3 दी हुई है। सेम वही आपने इसमें देखा कि 3xy वाली टर्म्स में हमने देखा कि आपको x रेज टू द पावर 1 एंड y रेज टू द पावर 1, बिकॉज हम 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है ना। इनकी पावर क्या दी हुई है आपको, 1 दी हुई है। तो डिग्री ऑफ द टर्म क्या कहलाया, और कांस्टेंट वैल्यू में भी आपकी पावर एक्सप्रेस नहीं हो रही है, तो 2 में भी आपकी पावर क्या है, हो रही है, 1 ही लग रही है। तो हमने क्या बोला कि डिग्री ऑफ अ टर्म इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन द टर्म्स। सो डिग्री ऑफ द टर्म क्या कहलाती है आपकी, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द ऑल वेरिएबल्स इन द टर्म्स। जितने भी एक्सपोनेंट आपको दिए होते हैं उसके टर्म्स कहलाते हैं। जैसे 5x² में हमने देखा कि x² का वेरिएबल 2 ही है, तो हमने 2 कर दिया। y³ में कितना पावर लगा हुआ है, 3 है, तो हमने 3 राइट कर दिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, मतलब इन दोनों की पावर हमने क्या कर दी, हमने पढ़ा है ना पावर एक्सपोनेंट ऑफ द पावर चैप्टर्स में कि व्हेन द बेस आर सेम पावर विल बी एडेड एंड द, जब आपको बेस आर डिफरेंट देन पावर विल बी, आपकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जब भी आपके बेस डिफरेंट तो आपके जो पावर्स होते हैं वो कॉमन हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब भी आपके इस तरीके से लिखा होता है तो आपकी डिग्री ऑफ अ टर्म क्या कहलाती है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन द टर्म। मतलब आपको इन दोनों वेरिएबल्स के टर्म्स की जो एक्सपोनेंट है उसको ऐड कर देना है। तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। इस तरीके से जो सबसे ग्रेटेस्ट आपकी वेरिएबल्स होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ टर्म्स कहलाएगी। सबसे ग्रेटेस्ट पावर जो होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द टर्म्स कहलाएगी। सो अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि डिग्री ऑफ द टर्म्स 2a² b, अगर मैं यहाँ पर लेकर चलूं और इसमें मैं देखूं कि एक्सपोनेंट ऑफ a क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्सपोनेंट ऑफ a 2 है, प्लस एक्सपोनेंट ऑफ b क्या दिया हुआ है, 1। b की पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो डिग्री ऑफ द टर्म क्या हो गई यहाँ पर मेरी, अब इन दोनों को ऐड किया मैंने तो क्या हो गया, 3। तो 3 मेरी क्या हो गई, डिग्री ऑफ द
टर्म हो गई। ये क्या हो गया मेरा, डिग्री ऑफ द टर्म। क्या कहलाया, डिग्री ऑफ द टर्म कहलाया। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि डिग्री ऑफ द टर्म क्या है। अब डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म विल बी ऑलवेज जीरो। कभी भी जब हम इसमें कांस्टेंट टर्म की डिग्री निकालते हैं तो इसकी क्या हो जाती है, वैल्यू ऑलवेज हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ओके, कांस्टेंट टर्म की जो डिग्रीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऑलवेज जीरो हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि वी नो दैट एनी वेरिएबल रेस्ड इज जीरो इज वन। जब भी आपको क्या बोल रहा है कि किसी भी वेरिएबल्स में हमने पढ़ा, जीरो एक्सपोनेंट पढ़ा हुआ है हमने, सेम वही है आपका कि आपको अगर कुछ भी नहीं दिया है, कि जैसे हमने 2 दिया हुआ है तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 2 into 1 राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जब मैंने इसको 2 into 1 राइट किया है तो यहाँ पर आप कुछ भी राइट कर दीजिए, तो जिसकी वैल्यू आपकी जीरो ही हो जानी है। तो इन जनरल डिग्री ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म्स, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री क्या होती है, जीरो ही होती है। अब हमने आज जो कॉन्सेप्ट थे हमने पढ़ लिए, आपके वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ द टर्म्स और कोफिशिएंट, देन फैक्टर ऑफ द टर्म्स, कांस्टेंट वैल्यू। सो दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट, मोस्ट मोर कॉन्सेप्ट जिसके बेस क्वेश्चंस आपके हमें आने वाले हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो हमने इस बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न टाइप्स ऑफ टर्म्स and we have also learned types of algebraic expression, degree of an algebraic expression को कैसे solve करना है, and also operation of algebraic expression we will learn। तो हम इतने सारे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे।